नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूँ विकास नांगिया। एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाज़िर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, गर्मियों का मौसम है और इस दौरान हमने पाया कि बहुत से लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। फिर वो चाहे अपने कमर्शियल बिज़नेसेस को लेकर के शिफ्टिंग कर रहे हों या रेज़िडेंशियल को लेकर के शिफ्टिंग कर रहे हों, और इस बीच ये भी पाया कि शिफ्टिंग जो है रेंटल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ अवसर मिलेगा, मेरे ख़्याल अगला या उसके आगे आगामी दिनों में कुछ हम न्यू होम्स एंड वास्तु पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज ख़ास तवज्जो जो है मैं देना चाहता हूँ, फ़ोकस करना चाहता हूँ रेंटल प्रॉपर्टीज़ एंड वास्तु पर। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय है। मैं इसमें आपको खास 2-3 बातें बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को वास्तुशास्त्र में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब हम अपना खुद का घर खरीदेंगे तब वास्तु करेंगे। उनको लगता है कि अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो उसका वास्तु हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं करता है कि उसकी उसकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो किसी और लैंडलॉर्ड के पास है, तो हम तो उसको ओन ही नहीं करते। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है उसमें काफ़ी सारी ऐसी जानकारी है जो रेंटल प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में जानना ज़रूरी है और जो उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर कर सकती है। तो सबसे पहले एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि घर आपका खुद का हो या रेंटल हो, किराए का हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो या रेंटल हो, हर जगह पे जिस जगह का उपयोग आप करते हो, जिस जगह को आप यूज करते हो, उसी का वास्तु आपके ऊपर इफेक्ट करता है। रेंटल प्रॉपर्टी और आपकी अपनी खुद की ऑनरशिप की प्रॉपर्टी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु सबसे आसान होता है क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर 80% इफेक्ट वहां पे जो लोग रहते हैं, किराएदार, रेंटल लोग जो टेनेंट रहते हैं, उसके ऊपर होता है। लेकिन कुछ 5 to 10% इफेक्ट उस ओनर के ऊपर भी होता है जो आदमी जमीन को ओन करता है, लेकिन उसका इफेक्ट घर का नहीं होता है। घर का तो 100% आप ही का होता है। सेम जैसे अगर आपने कोई 7-Eleven लिया, 30 साल का लीज लिया, कोई रेस्टोरेंट लिया और 15 साल का लीज है, उस प्रॉपर्टी पे होने वाले बिजनेस का फायदा या नुकसान का सीधा इफेक्ट आपके ऊपर होता है, चाहे जगह आपकी नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रेंटल घर में जहाँ पे आप रहते हो वहां पे होने वाले फायदे या नुकसान आपके ऊपर होता है। और रेंटल में मैं एक बात ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कस्टम होम बना रहे हैं या प्रोडक्शन बिल्डर से घर बना रहे हैं, लेकिन घर बनने में टाइम है और उनके खुद के घर में या तो लीज खत्म हो गई है या बीच में कोई ऐसे सरकमटेंसीज है, कोई प्रॉपर्टी में हादसा हो गया और उसको बीच में खुद का घर बनने से पहले रेंटल रहना पड़ता है। तो मैंने एक दो नहीं लेकिन अपनी प्रैक्टिस में मैंने 98% से ज्यादा लोगों को इस तरह की सिचुएशन में बैठे हुए ज्यादातर लोगों से ये सवाल पूछते हुए देखा है कि पहले भी खुद का घर बन ही रहा है, उसकी दिशा से, उसका वास्तु सही है, तुम ही बना रहे हो और सामने जहां से निकल रहे हो उसको तो छोड़ दिया और टेम्पररी किसी रेंटल में जाते हैं तो उसका वास्तु करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टी परमानेंट हो या शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, अपने टेम्पररी 6-8 महीने के लिए कहीं क्यों ना मूव होना हो, फिर भी जो आप नया घर बना रहे हो और अगर बीच में कहीं रेंटल में आपने करने के लिए सोचा है या जरूरत पड़ गई तो रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु इतना इफेक्टिव होता है कि हो सकता है आपके नए बनने वाले प्रोजेक्ट को वो डैमेज भी कर सकता है, दिशा सही ना हो तो। हो सकता है जिस नए घर में आप प्लानिंग मूव करने के लिए सोच रहे हो लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी की दिशा कंप्लीटली गलत हो, तो वहां पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपका वो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होता है। मेरे पास इसके कुछ केस स्टडी है। रेंटल प्रॉपर्टी के वास्तु के बारे में काफी सारी ऐसी जानकारी है जो मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगी। लेकिन रेंटल हो या खुद का हो, जिस दिशा में आप रहते हो उसका प्रभाव रेसिडेंशियल, कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी हो आपके ऊपर सीधा होता है। जी, पल्लवी जी, बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई कि जब आप इसका उदाहरण दे रहे थे कि जब आप किसी का घर बन रहा हो, आप रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो। मेरे को एकदम मेरे इंडिया में एक कोई जानकार थे, उनके साथ एक ऐसी परिस्थिति हुई थी, बड़ी विचित्र परिस्थिति कि अपना घर उन्होंने बेचा और एक कस्टम होम घर बनवा रहे थे। घर बनवाते-बनवाते जो घर का हेड ऑफ द फैमिली यानी मेरे फ्रेंड के हमारे कोई जानकार थे, उनके फादर की डेथ हो गई जो
ये सारा प्रयास कर रहे थे, और वो रेंटल प्रॉपर्टी में उस दौरान रह रहे थे और घर अपने मूड और हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बनवा रहे थे। लेकिन जी। उनकी डेथ के बाद ऐसा हुआ कि अपना घर जो था वो भी हाथ से जाता रहा, और ये जो बनवा रहे थे उसको भी नहीं कंप्लीट करवा पाए, और द फैमिली हैड टू फेस सम लॉसेस, और उसके बाद उनको काफी समय तक रेंटल घरों में ही रहना पड़ा। बड़ी विचित्र परिस्थिति थी, और आप जो बात कर रहे थे मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि हाँ, ऐसे एक जी। परिवार को मैं जानता हूँ। क्या कहेंगे, ऐसी परिस्थिति हो सकता है बहुत से लोगों के साथ हो, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस कहा, यही मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो केस स्टडी थी वो सिमिलर टाइप की थी। तो आपने मेरी केस स्टडी का एग्जांपल खुद ही अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपने दे दिया, और ऐसा होता है कई बार। अगर जो आदमी घर बदलता है या बिजनेस बदलता है, वास्तु आपके रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लिविंग स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आप खुद का घर बनाओ, बहुत ही बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, किराए का बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो दिशा सही होती है वो आप हमें रेंटल में, यानी कि सिर्फ टाउन होम में लाकर दोगे तो भी वो इतनी पावरफुल इफेक्ट होती है। और अगर आप 10,000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो, लेकिन अगर वो ठीक घर नहीं है, वो दिशा आपके लिए सही नहीं है, तो वहां पे इतनी बड़ी जगह पे जाने के बाद भी आप अपने आप को नुकसान से बचा नहीं पाओगे। तो स्क्वायर फीटेज से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी खुद की है या किराए की है उससे मतलब नहीं है। जहां पे आप मूव होते हो, अगर वास्तु वहां पे किया जाता है, तो एज अ कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्लाइंट जहां जहां घूमते हैं उसकी हर डायरेक्शन के ऊपर इक्वली फोकस किया जाए, इक्वली तवज्जो दिया जाए, ताकि जो भी वो दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें हायर करते हैं वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो आपने एग्जांपल दिया वो एकदम सही बात है कि काफी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट काफी वेल एस्टेब्लिश होते हैं, तो उनको कई बार रेंटल नहीं अच्छा लगता है, तो टेम्पररी बेस पे भी कुछ घर खरीद लेते हैं। या कई बार कुछ एक से ज्यादा, मेरे कैलिफोर्निया में क्लाइंट है, लॉस एंजलिस में, काफी अच्छी फैमिली है, तो उनके पास बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टी थी। तो जब मैं उसका कस्टम होम बना रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे 3-4 रेंटल होम है, उसमें से तू जहां बोले मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे बात घूम फिर के यही आ जाती है कि प्रॉपर्टी का वास्तु और वास्तु शास्त्र के जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जहां कहीं आप जाते हो, और 30 से 60 डेज आप ज्यादा वहां पे रखते हो, 30 टू 60 डेज में एनर्जी फोर्स चेंज हो जाता है। अगर आप जहां पे रहते हो कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो आपने किराए का घर लिया है उसमें आपके कोई रिश्तेदार आ जाता है, पहले पेरेंट्स का प्लानिंग नहीं था, बाद में पेरेंट्स लेने आ जाते हैं, कुछ ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी वो सबको देखा जाता है कि रेंटल प्रॉपर्टी जो हमने 4 घर में रहने वाले लोगों के लिए चूज की थी, पति पत्नी और 2 बच्चे, मेहमान कुछ 1-2 दिन के लिए आते हैं, 1 वीक के लिए आते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। बट सपोज वो लॉन्ग टर्म आपके साथ 6 महीना रहने वाले हैं या 1 साल तक रहने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को भी कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे बात समझने लायक ये है कि इसका मतलब क्या होता है। तो वास्तु शास्त्र में 2 बातें हैं। एक होते हैं कॉमन प्रिंसिपल, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और जिसमें हर एक को फॉलो करने पड़ते हैं, और कॉमन प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई आसानी से हो जाते हैं। एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल वास्तु। जब आपके घर में कोई मेहमान या आपके कोई भी साले साहब, साली साहब, बेटा बेटी, कजिन, कोई भी आदमी टेम्पररी घर में रहने आ रहा है और आप कस्टम होम बना रहे हो या रेंटल प्रॉपर्टी चूज कर रहे हो, तो उनको ध्यान में रखकर आप अपने घर का सिलेक्शन नहीं कर सकते। वहां पे भी उसका वास्तु दोष खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो लोग पार्ट ऑफ द फैमिली और परमानेंट रहने वाले हैं, फ्रेंड्स है लेकिन परमानेंट रहने वाले हैं, तो हम उसको कैलकुलेशन में रख सकते हैं। वास्तु जो है वो पूरा मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, साइंस के नियम और उसी के बेस पे घूमता रहता है। लेकिन सबसे प्रायोरिटी इसमें समझने लायक ये है कि आप रेंटल प्रॉपर्टी चूज करते हो, खुद का घर बनाते हो, वहां पे आपको सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना है। तो जो तमाम लोग उस घर में रहेंगे उसको ध्यान में रखकर घर बनाना है। काफी इंडियन फैमिली ऐसा भी बोलती है कि मेरे पेरेंट्स फिलहाल जो है वो विजिटर वीजा पे हैं, तो 6 महीने आते हैं, 6 महीने चले जाते हैं। तो जब मैं घर बनाती हूँ तो उनको पहला सवाल पूछती हूँ कि जब आपके पेरेंट्स, आप ग्रीन कार्ड सिटीजन हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि H1 वीजा में ऐसा काफी होता है कि माता पिता आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है कि भैया जब वो आप यहाँ पे सेट हो जाओगे तब उनको परमानेंट यहाँ पे रहना है कि नहीं। तो काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते, वो आएंगे और जाएंगे।
तब जब हम उनके लिए घर सिलेक्ट करते हैं तो उस चीज को कॉमन वास्तु के हिसाब से रखते हैं, माता पिता का कमरा, ताकि अंदर का कमरा बना रहे और उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे ही हमारा सिटीजनशिप आ जाएगा, ग्रीन कार्ड आ जाएगा, बाद में हम अपने पेरेंट्स का वीजा लगा देंगे और वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनका ग्रीन कार्ड रख देंगे। तो उस कंडीशन में जब मुझे कस्टम होम बनाना होता है तो मैं माता पिता की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसको ध्यान में रखकर घर बनाती हूँ। तो यहाँ पे समझने लायक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई बार होता है, मेरे अभी ह्यूस्टन में एक क्लाइंट है, वो रेंटल प्रॉपर्टी का परफेक्ट एग्जांपल है, जो एक उनके पास रोड पे स्ट्रीट पड़ता है, स्ट्रीट के लेफ्ट साइड में उनकी अपनी खुद की ओनरशिप की यहाँ पे इंडस्ट्री है, वो वेस्ट फेसिंग है। काम इतना फैल गया, इतना बढ़ गया, तो स्ट्रीट के बराबर सामने उनको एक दूसरी जगह खाली मिल गई। जो वहां पे आदमी था वो सम रीजन वो बिजनेस लूज कर गया था उसने, वो जा रहा था, तो उसने सोचा कि मैं इसको रेंट कर देता हूँ, मेरे को दोनों यूनिट को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। सिर्फ बीच में एक स्ट्रीट पड़ती है, लेकिन उनकी अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट की है, सामने रेंट ले ली वो ईस्ट की है। अब यहाँ पे ये हो गया कि ईस्ट की प्रॉपर्टी पे उन्होंने अपने सारे, पहले तो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सारे व्हीकल थे वो यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों का एम्प्लॉय को इधर भी बिठाना शुरू कर दिया ताकि दोनों ऑपरेशन आसानी से हो सके। वो मेटल रिसाइकलिंग के बिजनेस में है, उसको मेटल किंग माना जाता है, काफी बड़े बिजनेस है उनके। लेकिन ये यूनिट पे इस तरह का रेंटल का डिसीजन लिया गया, एक अपना और एक दूसरा, और दोनों आमने सामने। जब से उन्होंने दूसरी रेंटल प्रॉपर्टी में अपना सारा बिजनेस फैलाया, उसका डायरेक्टली कुछ टाइम के बाद बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया। लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में ऐसी छोटी छोटी बातें आती तक नहीं, काफी टाइम तक ऐसे ही चला गया। फिर उनको एक बार ऐसा ख्याल आया कि समथिंग इज रॉन्ग, और विकास जी वो अपना वास्तु लिविंग का शो रेगुलर देखते हैं। तो एक बार, ये मैं एकदम बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, कि एक बार उन्होंने चैनल पे यही शो हमारा देख रहे थे, और शो के दौरान उन्होंने ये सब सुना। पहले उनको वास्तु का ख्याल तक नहीं था, बिकॉज इंडस्ट्री है, बिजनेस है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, तो उनको लगा कि इधर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि क्या हुआ। तो वहीं पे से एक कंसल्टेशन की शुरुआत हुई, मैंने वहां पे गई और मैंने वहां पे देखा। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसकी ऑनरशिप है, किसकी रेंटल है। तो मैंने कहा कि ये जो वेस्ट फेसिंग यूनिट आप चला रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ईस्ट में जो आपने किया है, और दोनों ऑन पेपर एक ही एलएलसी ऑन करती है, तो अगर मेरे को ये पहला काम ये करना चाहिए कि अगर आपको वेस्ट में एक्सपांड करने के लिए इसके पीछे जगह मिलती है, राइट लेफ्ट में मिलती है, तो हम यूनिट को ले जाते हैं या कहीं और जगह पे मूव करते हैं, बड़ी लोकेशन पे। लेकिन ये ईस्ट वाला स्ट्रीट के बाद की जगह है, वो कंप्लीटली आप खाली करके सिर्फ 120 डेज देखो, बिजनेस में फर्क पड़ जाएगा। तो उनको पहले वो स्माइल करने लगे, फिर उन्होंने बोला कि पल्लवी, तूने जो बोला एग्जैक्टली सेम था, ये जो मेरा बिजनेस है वो बहुत सालों से इधर है। लेकिन उसके बाद रिसेंटली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि बहुत ज्यादा एक्सपांड होने की वजह से हमने ये जगह रेंट की। तो कल बोले तो मैं कल छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा छोड़ दो उसको। तो उन्होंने लीज ब्रेक करके, लीज के पैसे ऊपर से देकर उन्होंने छोड़ी, वो जगह को कम्प्लीटली छोड़ दिया। बिजनेस में वापस पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। कुछ महीने और निकल गए, मैं भी उनको भूल गई, वो भी अपने काम में बिजी हो गए। 3-4 महीने के बाद उनका फिर कॉल आया कि अब वो जो यूनिट वेस्ट फेसिंग है वो इतना बढ़ गया है कि अब वहां पे काम नहीं हो सकता, तो हम दूसरी जगह ढूंढते हैं, तेरे को हायर करते हैं, तो मेरे लिए यूनिट देख, और फिर वहां से बनाते हैं। तो वहां से मेरे उनके साथ एक अच्छे रिलेशन की शुरुआत हुई, और आज मेरे सबसे बेस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड भी है और मेरे क्लाइंट भी है। तो कई बार रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु ऐसे भी होता है कि अगर कमर्शियल प्रीमाइसेस के अंदर आप टेम्परेरी अपना स्टोरेज रखने के लिए, कई बार कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल को रखने के लिए, ऐसा मेरे कैलिफोर्निया में कुछ क्लाइंट ने किया था कि इतने पेपर वर्क थे उनके पास, तो उन्होंने कुछ जगह को रेंट किया था। तो जहां पे भी जगह आपकी खुद की हो या रेंटल हो, अपने बिजनेस को समझ के, डायरेक्शन को समझ के आपको लेना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर ये सोचते हो कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी के फॉलो अप में जो काम करने के लिए दूसरी जगह आप ले रहे हो और उसमें दिशा पे तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी, हम बहुत जल्द लौटेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अब देखिए, कुछ देर पहले आपने कहा था कि व्यक्ति दर व्यक्ति जो रेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू करना चाहिए। जाहिर है, व्यक्ति दर व्यक्ति हो या अलग अलग फैमिली की परिस्थितियां हों,
लेकिन जो ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए, वो क्या-क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। रेंटल प्रॉपर्टी को लेने से पहले 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। पहले आप जिस सिचुएशन में हो आपको ये देखना है कि ये जो रेंटल है वो आपने किसी पर्टिकुलर 6 मंथ, 8 मंथ या 1 ईयर के लिए लिया है और वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। अगर आप 1 ईयर के लिए प्लान करते हो और फिर भी अगर आपने दिशा को ध्यान में नहीं रखा है तो आपका वो 1 साल सालों साल में बदल सकता है और आप उस घर से निकल नहीं पाओगे। लेकिन एज अ कंसल्टेंट कुछ प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको कॉमन टिप्स देना भी चाहूंगी। किसी भी वजह से जो लोग टेम्पररी रेंटल में जाते हैं और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही है, अपार्टमेंट हो, टाउन होम हो, सिंगल फैमिली होम हो, बट आपका प्लान किसी वजह से ऐसा है कि मेरे को सिर्फ 6 महीने के लिए रेंटल जाना है, 1 ईयर के लिए जाना है, मोर देन 1 ईयर नहीं होगा बट लेस देन 1 ईयर हो सकता है या अप टू 1 ईयर हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको खुद की दिशा और डेट ऑफ बर्थ का ज्यादा नॉलेज ना हो तो ऐसे तमाम लोगों को साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा एंड वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ये 4 दिशाओं की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारों दिशाओं के अंदर कुछ ऐसे पावर है कि जितनी आपने टेम्पररी प्लानिंग की है उतना वो नेगेटिव जाके उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो कई बार लोग जब रेंटल के लिए खरीदते हैं यानी कि खुद की प्रॉपर्टी लोगों को रेंट देने के लिए लेते हैं तो ये सवाल बहुत आता है कि पहले भी मैं साउथ लूं क्योंकि वहां पे जो टेनेंट है वो तो बैठा ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो मुझे तो फायदा हो ही जाएगा। तो मैं उसमें हमेशा कहती हूँ कि कई बार एक सवाल पे हर चीज निर्भर करती है, कई बार किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है। तो जब आप खुद के लिए रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आप दूसरों को किराए पे देना चाहते हो, वहां पे आप साउथ ले सकते हो। लेकिन जो आदमी खुद के लिए रेंटल लेता है और किसी भी वजह से मूव होना है, उनको ये 4 दिशाओं में नहीं जाना चाहिए। जमीन का वास्तु मेरी इतने सालों का तजुर्बा और एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक जमीन के बाहर खड़े रहकर आप अपनी जो बातें करते हो कि ये घर में जाकर मैं ऐसा करूंगा 3 महीने में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, जब तक जमीन के बाहर खड़े रहकर ये बातें हैं तब तक आपकी सब चलती है। लेकिन जैसे आप प्रॉपर्टी में एंटर हो जाते हो उसके बाद दिशाओं की चलती है और वो जमीन की चलती है, फिर आपकी नहीं चलती है। तो रेंटल टेम्पररी जिन लोगों को करना है उनको साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट वाली प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। कमर्शियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका कमर्शियल ऑलरेडी अपना बिजनेस है और उसी बिजनेस के लिए फॉलोअप में आप कोई रेंटल किसी भी जगह पे टेम्पररी लेना चाहते हो तो ऐसे तमाम लोगों को मैं एक सिंपल टिप्स देना चाहूंगी कि जिस करंट कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप सक्सेसफुल हो, फेलियर हो वो नहीं, स्ट्रगल करते हो वो लोग नहीं, लेकिन जिस करंट प्रॉपर्टी में आप सक्सेसफुल हो अपने बिजनेस में और लंबे अरसे तक 10 साल से ज्यादा वहां पे बिजनेस करते हो तो उस दिशा को ध्यान में रखकर फॉलोअप में आप जो भी एक्सपांड करते हो या दूसरी उसके लिए जो भी चीज रेंट करना चाहते हो, चाहे दूसरे जिप कोड में करना चाहते हो, दूसरी लोकेशन पे करना चाहते हो, दूसरा वेयरहाउस बनाना चाहते हो और वो रेंटल वाला है तो भी सेम डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, नई डायरेक्शन की एंट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। ये दोनों टिप्स रेंटल प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत काम की है। मैं ये सवाल आपसे करने ही वाला था कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, रेंटल प्रॉपर्टीज, जहां पे ओनर जो है पूरा प्रयास कर रहा है टेनेंट को उठाने का, लेकिन टेनेंट वहां से उठ नहीं रहा है। वो प्रॉपर्टीज कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं। जो ओनर्स हैं उनके लिए कुछ सुझाव आपकी ओर से टेनेंट्स के को वहां से अगर वो मूव करवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? वास्तु कंसल्टेशन में 3-4 तरह के लोग मिलते हैं जो वहां पे अपना बिजनेस या अपना घर रखना चाहते हो या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो और नहीं बिकती हो, और दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाती है, वहां से टेनेंट निकलता ही नहीं है। मेरे यहाँ पे न्यू जर्सी के ही क्लाइंट है जिनके इंडिया में अपने पेरेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने किराए पे दी थी और वहां से पेरेंट्स मतलब उनके जो टेनेंट थे वो वहां से निकल नहीं रहे थे, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने किसी ने बोला कि भैया वास्तु कंसल्टेंट को सवाल पूछ के देखो, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसी काफी प्रॉपर्टी पे काम किया है कि जहाँ पे लोग एकदम बोलते हैं ना कि अड्डा जमा के बैठ जाते हैं कि जो ऑनर होता है वो इरिटेट हो जाता है कि भैया क्या करें, साम दाम दंड भेद लीगल सब कुछ कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा देने की भी ऑफर दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पे जाते नहीं है। तो इसकी तमाम जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसमें भी उसका वास्तु किया जाता है, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो उस प्रॉपर्टी का मुखिया है, ओनर है, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। कई बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ज्यादातर एलएलसी या एस कॉर्पोरेशन पे होती है, तो जो एलएलसी पे उन्होंने प्रॉपर्टी रखी होती है वो नेम ऑफ एलएलसी की इंफॉर्मेशन चाहिए,
कौन से साल में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो उनकी परचेस डेट ऑफ द प्रॉपर्टी चाहिए, और कौन से साल में वो प्रॉपर्टी उन्होंने लीज की थी, यानी कि लीजिंग डेट, वो टेनेंट को जब लीज किया गया था साल में, उसकी डेट चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप टेनेंट से थक गए और आपकी 1000 कोशिश के बाद भी वो नहीं निकलती है, उसके उपाय हम जरूर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी में एंट्री किए बिना, उसके घर में दाखिल हुए बिना। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन वास्तु में ऐसा भी आता है, जब मेरे को इंडिया के क्लाइंट ने फोन किया था तो बोला कि पहले भी वहां पे तो रेंट है, हम जा नहीं सकते। तो मैंने कहा मेरे को उसके घर में जाना ही नहीं है। तो इस तरह की चीजों में वास्तु शास्त्र की ऐसी बहुत सारी टिप्स है जो रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी हेल्प कर सकती है। बहुत दिलचस्प जानकारी आपकी ओर से मिल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। यहाँ दर्शकों को ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, कानूनी सलाह अपनी जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जरूर लीजिए, लेकिन वास्तु भी आपका मददगार हो सकता है, आपकी सहायता कर सकता है रेंटल प्रॉपर्टीज में, जैसा पल्लवी जी बता रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पल्लवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टीज एंड वास्तु विषय पर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जहां पर रेंटल जो व्यक्ति जहां उसमें रह रहा है, भले वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल, कुछ अकस्मात हादसे हो जाते हैं। हो सकता है किसी के एक्सीडेंट हो रहे हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए। और जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो वो प्रॉपर्टी, भले वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो रेंट पे चढ़ना फिर नामुमकिन सा भी हो जाता है। पड़ी रहती हैं महीनों महीने, साल साल पड़ी रहती हैं, लेकिन वो ना बिकती हैं, ना उनका रेंट आता है। क्या कहेंगे, ऐसे में ओनर्स क्या कर सकते हैं? अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट डेड हो जाता है या गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जिस टाइम फ्रेम में खरीदा गया है वो टाइम फ्रेम गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जिस दिशा की प्रॉपर्टी ली है वो तो 100% उसके लिए गलत हो सकती है। तब जाके ऐसी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान होता है और प्रॉपर्टी पैसे नहीं बनाती है। बिजनेस का वास्तु हो या इन्वेस्टर और रेंटल का वास्तु हो, कमर्शियल रेंटल हो या रेसिडेंशियल, रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ओन करता है, जिसके ओनरशिप जिसके नाम पे है, वो व्यक्ति को वो दिशाएं सुटेबल होनी चाहिए। अगर उसने इन्वेस्टमेंट सुटेबल डायरेक्शन के अंदर किया है तो उसका जो रेंटल का जो इनकम का फोर्स है वो कंप्लीटली बना रहेगा। शायद बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे घर हैं। हमारे फ्लोरिडा में तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जिसमें मेरे एक क्लाइंट है उसके पास 120 प्रॉपर्टी है, दूसरे क्लाइंट है उसके पास 250 प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, सबके बाथरूम एक दिशा में होते हैं, किचन एक दिशा में होते हैं। वहां पे कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको पता चलता है कि मेरे अपार्टमेंट के अंदर, जो अपार्टमेंट उसका खरीदा हुआ है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम पड़ता है या नॉर्थ ईस्ट में सीवर लाइन है, वो अगर यूएस में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, तो उस कंडीशन में काफी ऐसे सवाल आता है कि पहले भी मैं अपने अपार्टमेंट में तोड़फोड़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बाथरूम बंद कर दूंगा। लेकिन रेंटल में, क्योंकि ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसके सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग के नीचे वहां पे उसी लाइन के अंदर कॉन्स्टेंटली सब लोगों के बाथरूम तो बने हुए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं रेंटल प्रॉपर्टी में। सपोज इफ यू ओन द प्रॉपर्टी और अगर आप वहां पे मतलब अपने प्रॉपर्टी में इंटरनल कंस्ट्रक्शन चेंजेस भी अलाउड है, कर सकते हो आप अपने आर्किटेक्ट को रखकर, तो भी उसको फिक्स करने के बाद भी आपकी पूरी बिल्डिंग का जो वास्तु दोष है वो आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। ये भी सवाल बहुत आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि काफी बार उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करके हमने इंटरनली चेंजेस किए हैं। और उसके अंदर एक सैंडविच सीलिंग बोलते हैं इसको, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि पर्टिकुलर आपने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई चेंजेस कर दी, लेकिन आपके सेकंड फ्लोर पे बाथरूम है, उसके ऊपर बाथरूम है, तो उसका जो वास्तु दोष है, आपके मास्टर बेडरूम पे बाथरूम पड़ता हो किसी और का, सेकंड फ्लोर वाले का, या आपके ईशान कोने में किसी का टॉयलेट पड़ता हो सेकंड फ्लोर का, आपने अपना तो निकाल दिया लेकिन सेकंड फ्लोर का है, या आपके किचन के ऊपर किसी का बाथरूम पड़ता है, तो आप जब रिनोवेशन अंदर करते हो, रेमेडियल बेस पे तो फिक्स आसानी से हो जाता है प्रोडक्ट रेमेडी से, लेकिन कई बार लोग 100% फिक्स करना चाहते हैं, तो जो स्ट्रक्चर में आप चेंजेस करते हो उसके बाद उसके बीच में एक सैंडविच सीलिंग बनाया जाता है, ताकि आपके घर में जहां पे आपने बाथरूम बनाया
उसके बाद आप ही के सीलिंग के अंदर से थर्मोकोल की सीलिंग बनाई जाती है, बीच में गैप होता है और उसके बाद सीलिंग होती है। तो आपके भगवान के मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में किसी का बाथरूम या कोई चीज नहीं आएगी। तो उस तरह की रेमेडी के साथ भी उसके उपाय होते हैं। रेमेडियल प्रॉपर्टी के अंदर भी, यानी कि रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर भी रेमेडियल माध्यम से काफी सारे लोग लेते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेते हैं। पल्लवी जी, इस लाभदायक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellapara.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।